हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। और 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं ऐसे नौकरी के बारे में जो नौकरी अव्वल दर्जे की ही नहीं, आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन भी अव्वल दर्जे की उसे मांग है। बात करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का हमारा एक हिस्सा होता है और उस हिस्से को हम पूरा करते हैं, हर एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पूरी एजुकेशन बोलते हैं। हम अगर एक पहली क्लास से लेके पांचवी तक पढ़ते हैं तो उसको प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद जब बात करते हैं पांचवी से लेके जब आप 8 तक 10 तक पढ़ते हो, मिडिल वाली क्लासेस होती हैं। और उसके बाद ऊपर जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, 11वीं और 12वीं होती है, तो उसके बाद सीनियर हो जाती है। और सीनियर के बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में ग्रेजुएशन होती है या फिर डिप्लोमा हो जाता है। और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स होती है। मास्टर्स के बाद कोई अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसको कहते हैं हम रिसर्च की दुनिया में जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई की दुनिया में बात हम प्री प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी। हम ये अपनी पढ़ाई को पूरा इन वर्गों में बांट के रखते हैं और किस वर्ग में वो छोड़ देता है हम उसी स्टैंडर्ड पर अपना मापन करते हैं। जैसे 12th पास करके बोला तो उसे बोला कि इसने हायर सेकेंडरी करके छोड़ दिए। इसने ग्रेजुएशन करके अगर पढ़ाई छोड़ दी है तो उसका मतलब उसमें वो ग्रेजुएट है। इसका अगर मास्टर्स उसने एमए कर रखी है या फिर एमएससी कर रखी है तो वो अगर मास्टर्स करके बैठा है, इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब बहुत साफ साफ है, पढ़ाई के अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उस वर्गों के आधार पर क्या है, नौकरी को भी बांटा गया है। तो आरपीएससी ने अपनी उच्चतर मार्ग पर बोला जिसने मास्टर्स कर रखी हो और उसके बाद नेट का पेपर दे रखा हो। नेट बोले तो नेशनल एलिजिबल टेस्ट, और ये नेशनल लेवल का होता है। और राजस्थान अपना भी खुद का एक होता है जो स्टेट एलिजिबल टेस्ट होता है, वो भी करवाता है मास्टर्स के बाद। तो ये उन लोगों के लिए नौकरी है जिन्होंने क्या कर रखा है, स्टेट लेवल पर उसने क्या कर रखी है, एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है, या फिर नेशनल लेवल पर उसने एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है। अगर वो चीजें दे रखी है तो इस एग्जाम के लिए आप तैयार हो और बनोगे क्या साहब। अब आप कहते हैं, हम जब कभी कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं ये हमारे प्रोफेसर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है ना। इस तरह से हम कई बार नाम लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब वहां से जब शुरुआत होती है, जब आप किसी कॉलेज में जाते हो तो आप पढ़ाने के लिए तो पहले एज एन अडोक जाते हो। अडोक अडोक बोलते हैं जिसको गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं। लेकिन जब आप उसका कॉलेज का परमानेंट, सरकारी कॉलेज का परमानेंट एक प्रोफेसर बनना चाहते हो तो सबसे पहली स्टेज होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में वो किसको करता है, मतलब जी उसको किसको बताना पड़ता है, किसके गाइडेंस में रहना है, वो होता है एसोसिएट प्रोफेसर के। मतलब असिस्टेंट किसकी गाइडेंस में काम करेगा, एसोसिएट प्रोफेसर के। और एसोसिएट जो प्रोफेसर होते हैं उनके 5 से 10 साल बाद में वो बनता है प्रोफेसर। और प्रोफेसर का मतलब होता है फिर उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका इस तरह से बनता है। तो ये प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस से पहले हमारा ये पहले जो प्रोसेस है उसका पहला स्टेज होता है, वो होता है हम उस नौकरी को लगना, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। जो पीछे नाम देख रहे हो, आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी यहाँ पर है। और उसके लगने के लिए आपके पास में योग्यता के आधार पर बात होगी। इसमें यह बोला जाएगा क्या उसकी एज चाहिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम चाहिए, क्या उसके बाद में नौकरी की प्रोसेस होती है। ये वीडियो उन तमाम सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जिसने मास्टर्स कर चुके हैं, और जो नेट का पेपर दे चुके हैं या फिर सेट का पेपर दे चुके हैं। तमाम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार वीडियो होने वाला है ये। और मैं कहता हूं इस सेशन को पक्का सुनना, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। सुनिए मेरी बात। बात क्या कहती है, बात ये कहती है, ये तो पूरा पूरा हो गया आपके सामने। अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस नौकरी के लिए आप तो ट्राई करना चाहते हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए, जो आपका एज है ना साहब, वो चाहिए आपको 21 साल से लेके कितनी, 40 साल तक है, अकॉर्डिंग टू रूल। यहां पर क्या लगेगा, अगर जो जो व्यक्ति है रिजर्वेशन में आता है उसको रिजर्वेशन का रूल यहां पर क्या हो जाए, फॉलो हो जाता है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो आपको कितने हो जाएगा, 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एससी एसटी के अलावा आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 43 ईयर तक यानी 3 साल के लिए मिल जाता है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्टेड हो, ठीक है, तो आपको कितने मिलेगा, 10 साल मिलेगा, यानी 50 साल तक आप उसे फॉर्म भर सकते हो, राइट। इस तरह से, और आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको छूट मिलेगी। अलग अलग छूट के मापदंड होते हैं, उसके आधार पर यह काम होता है। ये तो रहा बात इस बात में। अब बात करते, एज तो आ गई, अब क्या चाहिए, अब आपके पास में चाहिए क्वालिफिकेशन।
क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री का मतलब क्या होगा? आपके पास या तो एमए हो, या फिर क्या हो, एमएससी हो, या फिर एमकॉम हो। यानी आपके पास मास्टर डिग्री कोई भी हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई करोगे। कंडीशन साथ में क्या दिया गया है, ये तो कंडीशन है ही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है साहब? अगर आप उसके साथ साथ में आपके पास नेट क्वालिफाई हो, नेशनल एलिजिबल टेस्ट होता है वो क्वालिफाई हो, या फिर आप स्टेट एस ना, ये ये एस स्टेट होता है, इसको राजस्थान एस स्टेट बोलते हैं, ये क्वालिफाई हो। इन दोनों में से कोई भी क्वालिफाई हो। अब सवाल उठता है क्या ये क्वालिफाई होना ही मात्र हो जाएगा? हाँ, अगर ये क्वालिफाई हो जाता है आपका, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब बात करते हैं कि साहब मेरे पास कई बार सवाल होते हैं कि नेट का क्या होता है साहब। एक तो होता है एलएस होता है, जिसको लेक्चरशिप बोलते हैं, एक होता है जेआरएफ। आप मुझे ये बताओ, इनमें से क्या दोनों के लिए इसकी जरूरत है? नहीं। ये जो जरूरत है ना, एलएस और जेआरएफ, नेट क्वालिफाई हो जाओ चाहे एलएस का हो, लेकिन अगर जरूरत है जे एलएस और जेआरएफ है ना, वो इसके लिए होते हैं किसके, स्कॉलरशिप को लेकर बात होती है। तो जिसको स्कॉलरशिप ज्यादा चाहिए वो जेआरएफ होता है, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जो नेट क्वालिफाई कर जाता है उसको बोलते हैं लेक्चरशिप, यानी एलएस होता है। आप एलएस हो या जेआरएफ हो, दोनों में कोई भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन हो गई। अब बात कहोगे सर मेरे पास तो ये दोनों नहीं है, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी कोई एग्जाम आए, उस एग्जाम के इंटरव्यू कॉल होता है। इसका एग्जाम का क्या होता है? इंटरव्यू कॉल होता है। उससे पहले पहले अगर आपने क्या कर रखा है, नेट क्वालिफाई कर रखा है, या कर दोगे या कर चुके होंगे, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप बगैर नेट आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो। यह बात है आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, यानी कॉलेज में आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो ये आपके पास बहुत सुनहरा और शानदार ऑप्शन होता है। अब बात तो ये आ गई साहब, अब मुझे ये पूछोगे इसकी तथ्यता कहाँ है और किस तरह से होगी, ये बात तो आपने लिख दी, मैं बता देता हूँ। ये एक नोटिफिकेशन आया था अभी अभी इस बात के लिए, 2024 का नोटिफिकेशन कहता है कि आप देखिए इसमें अलग अलग जो लेक्चरर है, उसको प्रोफेसर है, उसको क्या बोला, हिंदी के लिए 58 मतलब 58 पद है। हिंदी है सब्जेक्ट, देखिए इंग्लिश है, संस्कृत है, उसके उर्दू है, इसके अलावा इसके पार्शियन है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, और फिजिक्स के अलावा क्या है, जूलॉजी है, इसके अलावा क्या है, इकोनॉमिक्स है, और बहुत सारे स्टडी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, लॉ है, हिस्ट्री है, और होम साइंस है, सोशोलॉजी है। मतलब मेरे कहने का मतलब होता है जो हम ओवरऑल क्या पढ़ते हैं, जो हम हमारी ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन बोले तो हमारे स्नातक करते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद में उस सब्जेक्ट को लेके मास्टर्स करते हैं। उस मास्टर्स में जो सब्जेक्ट चुनते हैं हम, है नहीं, किसी ने आपको मास्टर्स में हिंदी से आपने एमए करी होगी, है ना, और अगर मान लें एमए की बात हो जाए, या फिर उसने इंग्लिश में करी होगी, किसी ने उर्दू में करी होगी, किसी ने संस्कृत में करी होगी, या फिर उसने ज्योग्राफी में करी होगी, या फिर पॉलिटिकल साइंस में करी होगी। मतलब अलग अलग आप अलग अलग कर रखी हो, किसी में किसी ने कर रखी हो, तो आप एक पर्टिकुलर उस एग्जाम के लिए आप उसमें एलिजिबल हो, राइट। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी वैकेंसीज आती है, उस वैकेंसी के आधार पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना होता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पेपर में क्या आता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। क्या, अब सुनिए बात, ये सारी वैकेंसी आ गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, यानी अब आपके पास क्या चाहिए साहब, आपके पास मास्टर्स की डिग्री चाहिए, प्लस में नेट या फिर एस्टेट की आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके साथ साथ में आपको देवनागरी आपको लिखनी आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कई भ्रम फैलाए जाते हैं क्या, क्या आप नेट की पीएचडी की डिग्री चाहिए, डिग्री होने के बाद होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री वगैरह का मामला, आप सिर्फ नेट क्वालिफाई हो तो कर सकते हो, नेट क्वालिफाई नहीं हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। पढ़ना क्या होगा, मैं आपको सारी चीज बता दूंगा क्या क्या पढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये ऑथेंटिक करता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए ये चीजें। ये सारी चीजें उसके नियम के अकॉर्डिंग आई हुई है। 21 से लेकर 40 साल तक मैंने उम्र बता दी है। ये सब चीजें हैं, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। और इसके साथ साथ में मैं आपको यह भी बता दूं, इसका एक और चीज होती है क्या, वो ये होती है कि इसमें जो नौकरी है वो एग्जाम होता है, वो एग्जाम थोड़ा सा इस लेवल का होता है। इसके पेपर बताता हूं। जो एग्जाम का पैटर्न होता है, एक होता है पेपर वन, 75 क्वेश्चन, सॉरी 75 नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, और उसके लिए कितने क्वेश्चन देते हैं, 150 क्वेश्चन देते हैं मेरे साहब।
कितना होता है 150 क्वेश्चन होता है, 75 मार्क्स, टोटल मिला के 224 नंबर के पूरा एग्जाम होता है। इसमें से 200 नंबर का आपके एग्जाम्स होते हैं। ये जो 24 नंबर होते हैं ये होते हैं इंटरव्यू के लिए। किसके लिए होते हैं साहब? ये इंटरव्यू के लिए होते हैं, जिसको साक्षात्कार बोलते हो आप, ठीक है, इंटरव्यू के। एक पेपर हो गया साहब। अब दूसरे पेपर पे बात करते हैं। ये जो पेपर 2 है, ये जो 75 नंबर का आएगा वो सब्जेक्ट आएगा साहब आपका। जैसे वहां आपके पास ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी है, हिंदी है तो हिंदी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, सारा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ये है पेपर 2। पेपर 2 में क्या आएगा? सेम एज इट इज 75 को जो आपके पास क्या होंगे मार्क्स का पेपर होगा, 75 मार्क्स का। और कितने? वही 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे साहब? 150 क्वेश्चन होंगे। अब आप कहोगे ठीक है ये तो हो गया, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बता देता हूं। इसके अलावा बात करें तो तीसरा पेपर एक और होता है, पेपर 3। उसके अंदर भी 75 क्वेश्चन आते हैं, राइट? उसके 75 हो गए, ठीक है। इसके 75 वो 150 हो गए। इसमें 150 के अलावा 50 नंबर का वो आता है और 24 नंबर का आता है। तो ये कितने नंबर तीसरा? 50 क्वेश्चन का आ गया। ये 50 क्वेश्चन का आ गया, सॉरी माफी चाहूंगा, 50 क्वेश्चन का आएगा ये। और ये 50 नंबर के आते हैं जीके। किसका? राजस्थान का साहब। किसका आता है? प्योरली राजस्थान, डेडिकेटेड टू राजस्थान है। इसका कल्चर, इसकी ज्योग्राफिकल, इसकी पॉलिटिकल, ये तमाम सारे बिंदु होते हैं। आर्ट, जितनी सारी चीजें होती हैं उसमें सब चीजें इसी में आता है। और ये 50 होते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर कितने होते हैं? 100 आपके पास में क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं। इन चीजों को अगर बात की जाए, 150 प्लस 150 प्लस 100 यानी 300 प्लस टोटल मिलाए कितने क्वेश्चन होंगे? 400 तो आपके पास में क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद नंबर कितने होते हैं? 200 नंबर उसके पेपर होता है। इस 200 नंबर के अलावा 24 नंबर का होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। और इस इंटरव्यू के आधार पर आप क्या करते हैं? 224 पहुंच जाते हो। अब ये तो पेपर तो होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसकी होती है 1/3 होती है। 1/3 बोले तो 33.33% है। इतनी परसेंटेज की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पेपर का एग्जाम का पैटर्न होता है। यानी पेपर 3 हो गए आपके। पेपर 1 75 नंबर का, पेपर 2 75 नंबर का, पेपर 3 50 नंबर का, टोटल मिला के 200 नंबर के पेपर। उसमें से आपको नंबर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम चाहिए। क्या यह बात क्लियर है? अब आप बात सुनिए मेरी बात। ये पेपर की बात है तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, आपने ये बता दिया पेपर में ये चीज होती है। अब ये बताइए कि उसे पढ़ना क्या होगा। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी पढ़ाई को, है ना, बेसिक। हमेशा ये रूल होना चाहिए, बेसिक टू एडवांस। दुनिया में कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है जो मतलब आप एडवांस से पढ़ाई करके बेसिक में जाओगे, नहीं। बेसिक टू एडवांस आएगा। बेसिक टू एडवांस का मतलब ये हो जाता है कि आप जितने भी, आपने बोला मैं मास्टर्स कर रहा हूं, क्या 6ठी, क्या 7वीं, क्या 8वीं, क्या क्या किताब पढ़नी पड़े रही हो? यस, आपको पढ़नी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे और उसकी बेसिक किताबों को पढ़ोगे, उन सारी चीजों को, तो यकीन मानिए आप उस सिलेबस का 60 से 70% हिस्सा आपने वैसे भी कवर कर दिया है। यह बात आपको बहुत अजीब सी लगेगी कि क्या ये जो एनसीईआरटी किताबें है कि 60 से 70% सिलेबस करवा देती है? यस, डेफिनेटली करवा देती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यानी अगर आप उसमें ने क्या, अगर आप प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या कर रहे हो, अगर नौकरी करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत ही सुंदर मौका है। और मौका क्या होता है? आपको ये पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी। अभी इसकी वैकेंसी आ चुकी है। जिन लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं मैं उनको बता दूं कि आपका जो आप पढ़ने का तरीका होगा वो तरीका बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। क्या इसका? कि आप बेसिक टू एडवांस चलिए, वो बहुत काम रहेगा, बहुत काम की चीज है। आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। कई बार बच्चे होते हैं वो अपनी एडवांस की किताबें ला ला के बैठ के वो पढ़ना शुरू करते हैं। यकीन मानिए आप बेसिक भूल जाओगे तो वो सब्जेक्ट का वो 60-70% वाला सिलेबस है ना, वो कवर सच में नहीं कर पाओगे। एक और अच्छी बात अंत में यही बात ऐड करूंगा मैं, क्या इसके बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब करोगे, ठीक है, उसके बाद में आप एसोसिएट वाली नौकरी में आओगे। और एसोसिएट आने के बाद में आप जाके प्रोफेसर बनोगे किस कॉलेज के। जब प्रोफेसर बनोगे तो उसके बाद में आप किसके हो जाओगे? एचओडी इसको डिपार्टमेंट के हो जाओगे किसी भी को। डन। एक्चुअली में एचओडी बनने का मतलब यह होता है कि उस डिपार्टमेंट के हेड हो, साथ में आपको जितनी सारी क्या होती है उसको, जिससे हम गाइड के तौर पे भी बोलते हैं, जितनी सारी पीएचडी होती है, उसकी पीएचडी में आपका एक थीसिस जिसने किया कर रखी है, उसमें आपको मौका मिलता है और आपको प्रोफेसर के साथ साथ में
एक गाइड की भूमिका भी आप निभाते हो। ये बहुत ही कमाल की और बेहतरीन नौकरी है। आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी नौकरी है इसके लिए अप्लाई करो। राजस्थान में आरपीएससी में वैकेंसी आ चुकी है, इसका कोडिंग बात बता दी मैंने। इसके अलावा भी ऑल ओवर इंडिया में भी लोग अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी होती है। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन ले रखी है और आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो यकीन मानिए पूरे भारत में कहीं भी प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका है, जाने मत दीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, जिसने नेट सेट उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा, नेट से क्या क्या कर सकते हो, सेट से क्या क्या कर सकते हो। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज आप लोगों तक शेयर कर दीजिए, उन लोगों से जो मास्टर्स कर रहे हैं, वो कर चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।